नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। और यूपी में प्रेशर पॉलिटिक्स। जी हाँ, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में महागठबंधन बनने से पहले ही महाभारत शुरू हो गई है? क्या समाजवादी पार्टी ने सीट शेयरिंग की बातचीत पूरी होने से पहले ही उम्मीदवारों के नाम तय करके कांग्रेस पर दबाव बनने की रणनीति अपना ली है? और क्या इंडिया गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है जैसा मंचों से दिखाया जाता है? दरअसल सूत्रों के मुताबिक कल समाजवादी पार्टी ने 100 से ज्यादा सुरक्षित सीटों पर अपने उम्मीदवार लगभग तय कर लिए हैं। कानपुर से इरफान सोलंकी, जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव, अतरौलिया से संग्राम सिंह यादव और सरधना से अतुल प्रधान जैसे नामों पर मुहर लगने की चर्चा है। औपचारिक घोषणा भले ही बाकी हो, लेकिन राजनीतिक संदेश साफ माना जा रहा है। सवाल यह है कि जब सीट शेयरिंग पर बातचीत अभी जारी है, तब इन उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने की जल्दबाजी क्यों है? क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को यह संदेश देना चाहते हैं कि यूपी में बड़ा भाई कौन है? क्योंकि कांग्रेस जहां 100 से ज्यादा सीटों की मांग और पेशकश की बात कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी 70 से 75 सीटों से ज्यादा देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। यानी लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, राजनीतिक वर्चस्व की भी है। एक तरफ कांग्रेस यूपी में अपने संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ सपा ये जताना चाहती है कि प्रदेश में विपक्षी राजनीति की धुरी वही है। ऐसे में अगर समझौता नहीं हुआ तो क्या कांग्रेस अपना प्लान बी लागू करेगी? क्या 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी सिर्फ दबाव की राजनीति है या फिर कोई बड़ा संकेत? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या यह चुनाव से पहले ही विपक्षी एकता की तस्वीर दरकती हुई दिखाई दे रही है? क्या सीटों का गणित गठबंधन की केमिस्ट्री बिगाड़ देगा? और क्या अखिलेश यादव की ये रणनीति मास्टर स्ट्रोक साबित होगी या फिर कांग्रेस के साथ रिश्तों में नई दरार पैदा करेगी? इन्हीं सवालों पर आज की होगी सबसे बड़ी बहस। क्या यूपी में सीट शेयरिंग से पहले शुरू हो गई है प्रेशर पॉलिटिक्स? क्या इंडिया गठबंधन में दोस्ती से ज्यादा भरोसा सीटों पर है? और क्या 2027 की लड़ाई में विपक्ष पहले ही बिखरने लगा? इसी पे चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट को देखिए। देश की सियासत में चुनावी बिगुल बजने से पहले सहयोगियों के बीच सीटों की जंग खुलकर सामने आती दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने अभी औपचारिक घोषणा भले ही नहीं की हो, लेकिन 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय होने की खबरों ने कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है। सवाल यह है कि जब सीट शेयरिंग पर अंतिम सहमति नहीं बनी, तब इतनी बड़ी तैयारी का संदेश आखिर किसके लिए? राजनीतिक जानकार इसे सपा की प्रेशर पॉलिटिक्स बता रही है, जिसके जरिए कांग्रेस को बातचीत की बेस पर सीमित विकल्प देने की कोशिश दिखाई दे रही है। 100 से ज्यादा सीटों पर तैयारी, उम्मीदवार चयन से बड़ा राजनीतिक दबाव, कांग्रेस की मांग पर सपा सख्त, गठबंधन में दिखने लगी खींचतान, सुरक्षित सीटों पर सपा सक्रिय, सीट फॉर्मूले पर बड़ी अनिश्चितता। सूत्रों के मुताबिक कानपुर से इरफान सोलंकी, जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव, और तौलिया से संग्राम सिंह यादव और सरधना से अतुल प्रधान जैसे नामों पर गंभीर मंथन पूरा हो चुका है। इतना ही नहीं, मुलायम परिवार के कई सदस्यों के चुनावी मैदान में उतरने की भी चर्चा है। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी बचाने की है। अगर सीटों का फॉर्मूला सम्मानजनक नहीं रहा तो कांग्रेस के लिए अपने कार्यकर्ताओं को समझना भी आसान नहीं होगा। यही वजह है कि दोनों दलों के बीच अंदर खाने बातचीत का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कई बड़े चेहरों पर बनी सहमति, मुलायम परिवार फिर देखेगा सक्रिय, कांग्रेस नेताओं की बढ़ सकती है नाराजगी, सीटों पर दोनों दल आमने सामने, सम्मानजनक हिस्सेदारी की कांग्रेस मांग, अंदर खाने तेज हुआ राजनीतिक मंथन। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्षी दलों के बीच सीटों को लेकर जितना लंबा विवाद चलेगा, उतना सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। एक तरफ भाजपा संगठन और सरकार दोनों स्तर पर चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं विपक्ष अभी भी सीटों के गणित में उलझी दिखाई दे रही है। यही सपा और कांग्रेस के बीच सहमति में देरी होती हुई या टकराव बढ़ता हुआ है तो कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बन सकती है। यही मौका है कि जिसका फायदा भाजपा चुनावी नैरेटिव और संगठनात्मक मजबूती के जरिए उठाने की कोशिश करेगी।
सीट विवाद से विपक्षी एकता प्रभावित, भाजपा को मिल सकता राजनीतिक लाभ, कार्यकर्ताओं में बढ़ सकता भ्रम, गठबंधन पर उठने लगे सवाल, विपक्ष अभी गणित में उलझा, भाजपा संगठन दिखा रहा मजबूती। सीटों की ये लड़ाई सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं बल्कि विपक्ष के भीतर नेतृत्व तय करने की भी लड़ाई बनती जा रही है। सवाल यह है क्या सपा और कांग्रेस मिलकर भाजपा को चुनौती देने का रास्ता निकाल पाएंगे या फिर सीटों का संघर्ष ही भाजपा के लिए सबसे बड़ा चुनावी हथियार साबित होगा। तो क्या यूपी की राजनीति में जो हलचल देखने को मिल रही है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में फूट पैदा करेगी, क्योंकि कई नाम घोषित हो चुके हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक ये नाम सामने नहीं आए हैं। जो सूत्र कह रहे हैं वो साफ तौर पे यही तस्वीरें नजर दिखाती है। और चलिए इसी खबर पे चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव सिंह भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। भाजपा प्रवक्ता है अखिलेश कटियार, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सर आपका भी टीवी 100 पे। और रोहन सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सर आपका भी टीवी 100 पे। सबसे पहले मैं अखिलेश जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या यूपी में ये जो नाम निकल के सामने आ रहे हैं ये सच है? और दूसरी चीज ये सच है तो इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों है? आवाज आपको हमारी आ रही है? हेलो जी अखिलेश जी आवाज आ रही है। उत्तर प्रदेश में जो इस समय वर्तमान राजनीतिक हालात है उसमें हमारा गठबंधन कैसा चल रहा है, कौन जल्दी कर रहा है, कौन देर से कर रहा है, चुनाव अभी बड़े दूर है। उससे पहले जो दुनिया भर के यहाँ हालात फैले हैं राज्य में, ये कोई राजनीतिक मुद्दा मुझे लगता नहीं स्वीटी जी है, क्योंकि हमारे कांग्रेस के साथ कैसे मामले हैं ये तो चुनाव के आगे पीछे भी तय कर लेंगे। अभी खाद मिलने वाली नहीं है, एक आध बात उस पर भी करे, रुपया रुक नहीं रहा है उस पर भी करे, रोजगार मिल नहीं रहा है उस पर भी करे। हमारा गठबंधन होगा नहीं होगा ये राज्य की समस्या नहीं है। ये समस्या ये है जो हाहाकार मचा है और जिसपे कोई आदमी बोलने को तैयार नहीं। वैसे ये हमारा कांग्रेस के साथ क्या बनेगा क्या बिगड़ेगा वो हम आपस में निपटा लेंगे। वो प्रदेश की जनता का उससे कोई फायदा नुकसान होने नहीं जा रहा है। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या प्रदेश में व्याप्त है, किसानों के इस बार बुआई के लिए खाद नहीं मिल रही है, लोग कह रहे हैं कि एक बोरी में खाद बोलो, डीजल पेट्रोल में जो हाहाकार मचा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर चर्चा करें तो ज्यादा सार्थक होगी, जनता उसे देखेगी भी इस बात को। अब हम इस पे बात करें कि हमने कितने कर दिए उतने कितने कर दिए, साल भर पड़ा अभी चुनाव का, अभी इस पे बात करके क्या करेंगे अभी हम? ठीक है शिव सिंह भारती जी, अखिलेश जी तो सवाल निशान आप पे खड़े कर रहे हैं कि पहले आप काम देखिए काम क्या चल रहा है। अब इससे चुनाव की तैयारी करने का क्या मतलब बनता है, खासकर उनके और कांग्रेस के बीच की बात? चुनाव न लड़े, अकेले लड़े या अलग अलग लड़े, इससे भारतीय जनता पार्टी को भी क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किससे गठबंधन करके और कौन चुनाव लड़ने वाला है। मुद्दा अगर ये आज की डिबेट अगर इस बात पे है तो उस डिबेट से भाग के ये दूसरी चीजों पे चले जाते हैं, पेट्रोल डीजल और खाद और गैस कहाँ क्या हो रहा है। अरे रोहन जी सुन लीजिए, पेट्रोल और डीजल की जो समस्या है वो सरकार उससे निपट रही है। आप अन्य देशों के अपेक्षा जाने कितने देश की स्थिति देखिए। रोहन जी मैं आऊंगी आपके पास, पहले शिव जी की बात पूरी हो जानी चाहिए। खाद पे भी चर्चा हो चुकी है। आज जिस चर्चा के लिए यहाँ पर हम लोगों को बैठाया गया उस पर चर्चा करनी थी। दूसरी बात ये तो हर डिबेट का मुद्दा है। आप जो हाहाकार और जो है लॉ एंड ऑर्डर और ये सारी चीजें जो बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी प्रदेश की जनता को पता है, पेट्रोल डीजल के दाम भी क्यों बढ़े हैं उसको भी जनता बात करना बंद कर दें। रोहन जी मैं आऊंगी आपके पास, कृपया करके बीच में ना बोलिए। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव कौन कैसे लड़ेगा क्या नहीं लड़ेगा इससे अखिलेश जी को रोहन जी को कोई चिंता नहीं है। दूसरी बात ये हटाने वाले हैं भाजपा को हटाने जा रहे हैं। उनकी खुद की रणनीति इनको पता नहीं कि इनकी रणनीति क्या है।
ये कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, और अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे नहीं, तो ये जो अभी ये कह रहे थे ना कि गैस की समस्या है, खाद की समस्या है, तो इससे कैसे निपटेंगे? मुझे तो इनसे ही सवाल करना कि ये उससे कैसे निपटने वाले हैं, जब इनको यही नहीं पता है कि हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव का है, 1 साल चुनाव का आने वाला है। लेकिन है क्या कि इनको सिर्फ कुछ दिखाई नहीं देता। आप कितनी भी डिबेट करिए, आप 100 डिबेट में इनको बैठाएंगे, इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, और उसी मुद्दे से ये सिर्फ जो भी सब्जेक्ट होगा उससे उसको भटका के और सीधे वहीं ले आएंगे, पेट्रोल डीजल पे, खाद पे। अरे वो जो समस्या उससे सरकार निपट रही है और अच्छे से निपट रही है। आप अन्य देशों की अपेक्षा देखेंगे रोहन जी, अगर अन्य देशों से अपेक्षा तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से भारत की जनता जो है, देखिए आपके सर हिलाने से कुछ नहीं होगा रोहन जी। जनता बाखूबी जानती है कि पूरे विश्व में क्या चल रहा है और जो रेट बढ़ रहे हैं, जो भी समस्या उससे सरकार कैसे निपट रही है। ठीक है रोहन जी, देखिए अब आपने जब डिबेट शुरू करी ना, वहां से यहाँ तक का जितना सफर तय किया, उसमें शुरुआत कही आपका जो मोनोलॉग था वही आपत्तिजनक था। चलिए दूसरी बात, शिव सिंह भारती भाई की एक बात का जवाब देता हूँ। हम लोग कहते हैं ना डिफेंडिंग द डिफेंडेबल, मतलब जिसका बचाव ही ना किया जा सके उसके बचाव करने का प्रयास। क्या है ना कि बैगेज इतना बड़ा है, नरेंद्र मोदी जी की विफलताओं का बैगेज इतना बड़ा है ना कि ये इनकी राज्य सरकार ऐसे भी देखिए जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट जाता, किसी योगी आदित्यनाथ जी को तो हमेशा से इन्होंने हटाने की ही कोशिश करी। लेकिन बात जहां महत्वपूर्ण बात जो है समझने की, चिंता की बात समझिए, शिव भारती भाई सब सोच रहे हैं कि कांग्रेस और सपा कैसे चुनाव लड़ेगी, इसकी चिंता हो रही है। नहीं, हमें कोई चिंता नहीं है, हमको कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं है चिंता का। और मैं श्री भारती जी, मैं बिल्कुल आपको शुक्रगुजार हूँ। हम लोग जैसा चुनाव लड़ेंगे आपको सूचित करते रहेंगे, दिखता रहेगा। लेकिन वो तो जनता को दिख जाएगा रोहन जी कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात है, समझने की बात समझिए कि पेट्रोल डीजल कितनी महत्वपूर्ण बात है ना, इससे बात करने से भागने का क्या विकल्प है। और बड़े बड़े लोग नहीं, निर्मला सीतारमण जी और पीयूष गोयल जी और नरेंद्र मोदी जी नहीं बात कर, इस पे अपना वो रख रहे। आज आरबीआई गवर्नर को उन्होंने आगे किया इस मसले पे बात करने के लिए। इस देश में इतने समय सबसे जो बड़ा मुद्दा होना चाहिए, जो सारी डिबेटों का हिस्सा होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए, वो होना चाहिए कि जो देश में आर्थिक तूफान आने वाला, जो देश इस परेशानियों से गुजरने वाला, देश की मतलब जो जिस तरह की परिस्थितियों के सामने देश खड़ा है, ये बहुत बड़ी अभूतपूर्व है। ये 2008 और 1991 से भी बड़ी घटना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। और सपा चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, चुनाव तो होते रहते, आते जाते रहते। चुनाव होते रहते, चुनाव पे बात करना भी जरूरी हो जाता है ना सर। 15 सेकंड अटल जी ने बोला था सदन में कि देश रहना चाहिए, सरकारें आती जाती रहती हैं। इसी सिद्धांत से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि उनसे गलती हो गई और नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहिए कि उन्हें पद छोड़ें और नए से फिर से मॉनेटरी पॉलिसी बना के देश को सही रास्ते पे लाएं। नहीं तो आने वाले 5 सालों में देश एआई में की रेस से लेकर हर रेस में पीछे छूट जाएगा, बचेगा नहीं कुछ भी देश में। ये अभी तुरंत एक्शन लेने का समय है। इस पे भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेताओं को, देश को चाहने वालों को विचार करना चाहिए। हम सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछते हैं, सवाल कांग्रेस समाजवादी पार्टी से भी पूछते हैं, लेकिन सर आज का जो मुद्दा है उस पर तो बातचीत करनी जरूरी हो जाती है ना। अरे बिल्कुल, ये बोला ना कि वो मूल सवाल जो रेखांकित कर रहा हूं वो वही है ना कि भारतीय जनता पार्टी ये आज चुनाव कैसे लड़ेगी या कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है देश बचेगा कैसे। तो वो देश बचेगा उसमें भी तो डिबेट होती आई है सर। अरे हमें आपको भारतीय आप समझिए एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर होता है। चुनाव किसी फेस्पोलॉजिस्ट से पूछिए, सरकार केंद्र की विफल हो जाएगी तो राज्य सरकार में योगी आदित्यनाथ जी कितनी मेहनत कर ले, चुनाव सरकार बच पाएगी। चलिए ठीक है सर, मैं अपने प्रोड्यूसर से बोल दूंगी कि आपसे पूछ ले कि कौन से दिन कौन से, सुनिए ना, सुन लीजिए रोहन जी, मैं अपने प्रोड्यूसर से बोल दूंगी कि आपसे पूछ ले कौन से दिन किस टॉपिक पे चर्चा होना चाहिए, फिर रोहन जी को उस चर्चा में उस डिबेट में बैठाए। ठीक है, मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, आप पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आपको किस टॉपिक पे डिबेट करनी है उस टॉपिक पे आप लोग। सर आप बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं सर, सवालों को जवाब देने ज्यादा बेहतर होता है। वही है ना कि गठबंधन चुनाव कैसे लड़ेगा, दबाव की रणनीति क्या, क्यों नहीं लड़ेंगे गठबंधन चुनाव, नहीं लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से पहले हार चुकी है, तो वो हारी है तो वो उनकी प्रॉब्लम है सर, आप अपना पक्ष रखेंगे ना सर। हम लोग अपना आप इस तरीके से नहीं बोल सकते कि डिबेट का मुद्दा क्या होगा, डिबेट किस मुद्दे पे होगा। सर वो हमारा कॉल है कि हम किस मुद्दे पे डिबेट रखते हैं, वो चैनल का कॉल होता है। ठीक है अमित जी, ठीक है अमित जी, क्या लगता है ये जो गठबंधन है ये साफ तौर पर आने वाले दिनों में क्या टूटा हुआ नजर आएगा? और दूसरी चीज क्या ये मुद्दा काफी अहम हो जाता है
कि चुनाव में कौन सी पार्टी कहां जा रही है और क्या तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, हाँ या ना? देखिए 2027 जो है स्वीटी जी बहुत दूर नहीं है, और जिस तरह से घटनाक्रम चल रहे हैं ना वो देश के पक्ष में है और ना वो सरकार के पक्ष में है, और लगातार जिस तरह से विपक्ष जो है विपक्ष को समाप्त किया जा रहा है वो जनता देख रही है। अगर जनता इस बात को समझ रही है कि जिस तरह से डीजल, पेट्रोल, गैस इत्यादि जिस तरह से महंगाई जो दर है वो जिस तरह से बढ़ रही है, कॉमर्शियल सिलेंडर आज 3500 रुपए हो गया है, डीजल पेट्रोल जो है 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, फिर भी सरकार ये कह रही है कि सब कुछ चंगा है, तो इसको सरकार को सोचना पड़ेगा, गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं देश की जनता के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला, उसकी जेब से लेके उसके किचन से लेके उसके घर से। मैं मानती हूँ, सुनिए अमित जी, मैं मानती हूँ कि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, सरकार को सोचने की बहुत जरूरी है, लेकिन आज का मुद्दा हमारा यूपी है। यूपी में किस तरीके से सीट शेयरिंग होगी और क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, ऐसे में मुद्दा भटकाना सर जायज नहीं हो जाता ना। जो मुद्दा है आज के दिन उस चर्चा उस पर होनी चाहिए, तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्यों अमित जी? जी मुद्दा भटकाया नहीं जा रहा है, मुद्दे पे बात हो रही है कि जनता जब वोट डालने जाएगी तो किस मत पे जाएगी वोट डालने के लिए, उस मत की चर्चा हो रही है। यहाँ पे जिस चीज को हम लोग यहाँ पे चर्चा करना चाह रहे हैं वो चर्चा पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं। और जब सीट का गठबंधन होगा, चाहे कांग्रेस की बात करें हम, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, अगर वहां पे जनता के बीच में जाएंगे तो वो अपना पक्ष किस लिए ले जाएंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आज राजभर हैं, अन्य दल है, अन्य घटक दल, चाहे अनुप्रिया पटेल की बात करें, चाहे हम जितनी भी छोटी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जो है राजभर मिलकर चुनाव लड़े थे, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में चले गए। क्या वो जो जनता से उन्होंने अपने जो समस्याएं थी, क्या वो जनता का जो नेतृत्व जिस चीज के लिए उनको वोट मिला था, क्या वो पूरे कर पाए हैं? क्या वो विकास की जो बात कर रहे थे, क्या वो विकास के मुद्दे वहां पे पूरे हुए हैं? क्या जनता को जो लाभ मिलना चाहिए था वो मिला है? क्या महिलाओं के लिए जो सम्मान मिल रहा है बाकी अन्य 23 राज्यों में, क्या उसी तरह से कोई एक पैरेलल स्कीम लाई जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? क्या लोक लुभावने वादे किए जाएंगे जिस तरह से मध्य प्रदेश में आपने सरकार लाए, लाडली बहना योजना लेके आए, महाराष्ट्र में लेके आए, झारखंड में लेके आए, उसके बाद फिर आप जो है बंगाल में लेके आए, हर जगह चाहे बिहार की बात करें 10,000 रुपए आपने वहां पे दे दिए। जिस तरह से महिलाओं को आप जो है एक सम्मानित राशि दे रहे हैं, उसके बाद आपकी तरफ एक वोट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या यही योजना यूपी में भी लागू होगी? क्या विकास के मुद्दों की बात नहीं होगी? सिर्फ पैसों से आप जो है वोट खरीदने की बात करेंगे या मुद्दों पे वोट की बात करेंगे? ये एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, शिव जी जवाब दीजिए। नहीं बिल्कुल, देखिए क्या ना, ये मुझे लगता है कि राजनीतिक विश्लेषक जी एक पक्ष को उठाकर बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नारी सुरक्षा की जहां तक बात है, तो नारी सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरी तरह से सजग है। और मुझे लग रहा है कि जो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था, आज बेटियों की दर बढ़ी है। आज आप देखिए कि सरकार की जागरूकता के कारण आज बेटियों की दर पैरेलल आ गई है। लेकिन मुझे लगता है कि इनको ये सारी चीजें दिखाई नहीं पड़ती। विकास, आप विकास का पैमाना क्या मानते हैं? विकास क्या है? अगर विकास का पैमाना आप ये मानते हैं कि नहीं, विपक्ष अगर खुश हो जाए तो विपक्ष तो खुश नहीं होगा। विपक्ष को खुश करने भारतीय जनता पार्टी बैठी भी नहीं है। जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो निश्चित रूप से नीचे जनता के को लेके है, और जनता भी जानती है। आपने पेट्रोल, डीजल और सारे मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने जाने वाले हैं, लेकिन बहुत ही नॉमिनल चार्ज जो रेट जो बढ़े हैं पेट्रोल डीजल पे, मैं फिर कह रहा हूं कि अन्य देशों की अपेक्षा हम बहुत नॉमिनल रेट्स भारत की सरकार ने बढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी ना डीजल की कमी है ना कोई पेट्रोल की कमी है। अन्य देशों में आप देखेंगे डीजल पेट्रोल की त्राई माम मचा है, उसके बाद भी हम यहाँ पर कुछ चेन की जो सप्लाई चेन है उसको मतलब रुकी नहीं है, किसी भी राज्य में नहीं रुकी है, कहीं भी हाहाकार नहीं है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से एक नैरेटिव सेट कर रहा था कि गैस की किल्लत हो जाएगी, अभी जैसे रोहन जी ने कहा कि आने वाले समय में बहुत हाहाकार मचने वाला है, तो निश्चित रूप से जो डर जनता को दिखाने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि सने सने बीतते समय बीतता चला जा रहा है, और सरकार सारी चीजों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है और निपट भी रही है।
रही है, लेकिन मुझे लगता है विपक्ष को ये सारी चीजें नहीं दिखाई देती। विपक्ष जब भी डिबेट में बैठता है तो उसको लगता है वो किस तरह से एक नैरेटिव बना दे कि नहीं पूरे देश में सब खत्म हो गया। और वो तो सीधे रोहन जी अभी तो मोदी जी को हटाने की बात करें, देश का प्रधानमंत्री हट जाएगा तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मुझे लगता है कि देश को प्रधानमंत्री हटाने से कुछ होने वाला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री बहुत सजग है और जनता के प्रधानमंत्री है, जनता की सोच को लेकर काम करते हैं। और निश्चित रूप से आप देखिए कि उन्होंने जो महंगाई पर जो इन्होंने कंट्रोल किया है, मुझे लगता है कि अन्य देशों की अपेक्षा हम यहाँ पर भारत में देखेंगे तो बहुत ही सुविधाजनक तौर पर सारी चीज जनता को जो सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही। ठीक है अखिलेश जी, यहाँ पर माना कि हम लगातार ये टॉपिक लेके आ रहे हैं, महंगाई को भी हम लगातार लेके आ रहे हैं, चर्चा का विषय बना रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा है उस पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर 2027 का रन साधने वाली है? डबल इंजन की सरकार जो है साधने का हमारा आपस में सब ठीक है, हमारा ना कोई लफड़ा है ना कोई झगड़ा है, हम मिलकर लड़ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी, चाहे अपना दल है, चाहे राजभर है, चाहे निषाद पार्टी है, चाहे जयंत चौधरी कह रहे हैं पश्चिम में एक भी सीट नहीं देंगे। विषय वो आज का वो विषय आज ठीक है, आपको लगता है महत्वपूर्ण है कि अब वो एक बहस करने लगे कि बाबा ने यहाँ पे मंत्री बना दिए। आज महत्वपूर्ण जनता के विषय है कि और कितने पर्चे लीक कराएंगे ये आगे बता दें। और 90-95 परीक्षाएं हो गई, अब सेना से पर्चा कराओगे आप, सारे विषयों पे आप लेके आते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। डबल इंजन की सरकार है, जबरदस्ती कब चली गई ये जेपी वाला अनिल अग्रवाल के पीछे पड़ गए। एक वो चेन्नई वाली कंपनी अभी उन्होंने कब्जा कर लिया अडानी साहब ने। पूरे देश में दादागिरी चल रही है, जो आदमी मुंह खोले उसे आप जेल में डाल दोगे। इस तरीके का जो भय का वातावरण डबल इंजन की सरकार ने पूरे देश में व्याप्त कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी को एक इन्हीं के अर्थशास्त्री रहे हैं भल्ला साहब, सुजीत भल्ला, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत सारे लेख लिखा करते थे। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव तो जीत लेते हैं लेकिन अर्थव्यवस्था बर्बाद होने की कगार पे, फर्जाइल स्टेज में पहुंची जा रही है। तो इस समय जो स्वीटी जी जो देश की समस्या है, देश बुरी तरह आर्थिक संकट के मुहाने पे खड़ा है, रुपया ठहर नहीं रहा है, रोजगार मिल नहीं रहे, किसान को आमदनी दे नहीं पा रहे, रोज मजदूरों के कायदे कानून तुमने खत्म कर दिए, विदेशी इन्वेस्टर आपके देश में आ नहीं रहा है। उसे पता है कि राजेश जी की कंपनी आपने पढ़ा होगा 15 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा है, उसमें भी LIC के पैसे जनता के डुबवाए दे रहे, वो भी गुजरात से ही है। तो ऐसी स्थिति में जब पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा है, हमारी 5 सीटें कम होंगी या कांग्रेस की 5 सीटें ज्यादा होंगी या हमारी ज्यादा होगी उनकी कम होगी, ये कोई राष्ट्रीय क्षति नहीं होने वाली है। इससे हम बैठ के निपट लेंगे, लेकिन जिसके वजह से जनता में चारों तरफ आम आदमी में चिंता है कि हम खेत कैसे बोएं, हमारे पास खाद नहीं है, फसल कैसे करें, बिजली आ नहीं रही राज्य में। ये समस्याएं जो जनता से जिनका सरोकार है, जिसके लिए आप हैं और हम हैं, जिन मुद्दों पे हम बात खड़ी करें, अभी कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली? आपने नीट परीक्षा में कितने बच्चे आत्महत्या कर गए? यूपी में 100 सीटें तो चाहिए कांग्रेस को या नहीं? क्या चाहिए? रोहन जी से मेरे सवाल है। रोहन जी, यूपी में 100 सीटें तो चाहिए कांग्रेस को या नहीं? स्वीटी जी ले लेंगे जो हमारी सीटें होंगी। अब उसको बता तो दिया कि आज के दिन में हम लोग देखेंगे कैसे लड़ना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हार चुकी है। जो स्थिति देश की बनने वाली है, लेकिन सब जो बनेगी सामने देख रहे हैं। लेकिन एक बात है, अमित भाई की बात मैं भूल जाऊंगा। अमित भाई ने कितनी बढ़िया बात कही, कहा कि राजभर जी ने और जितने निषाद जी ने और क्या कहते हैं अपना दल वाली पल्लवी जी ने, सारे लोगों ने जो वादे करे अपने लोगों से, उन्होंने निभा पाए कि नहीं निभा पाए? जब अपने लोगों के बीच में जाएंगे, ये चुनाव बहुत टफ होने वाला। स्वीटी जी, एक आधे घंटे के डिबेट में कौन बता देगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संसाधन, इतने सारे सिस्टम, सारी व्यवस्था अपने उनके पक्ष में होने के बाद अगर जनता चुनाव लड़ेगी तो सरकारें आती हैं और जाती रहती हैं, हमेशा लोकतंत्र का फलसफा है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव उत्तर प्रदेश में हारने वाली है, लगभग ये तय ही है।
पहले ही क्योंकि जो आपको उनके केंद्र संकेत सरकार मिल का गए। पैकेज है वो पूरे राज्य सरकारों पे भी पड़ेगा। देखिएगा जिस तरह से आज आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने जिस तरह से प्रेजेंट अपनी बातें रखी, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे वो क्वार्टर्स के अगले आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट को लेके। लेकिन मैम जो भारत में जो स्थिति है वो बहुत अलग तरह से है सिचुएशन, ग्राउंड की सिचुएशन बहुत अलग है। व्यापारियों से पूछिए, दुकानों के लोग किराया नहीं दे पा रहे हैं, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, डिफॉल्ट करना शुरू कर चुके हैं। तो ये अगले 4 महीने 5 महीने बहुत टफ होने वाले हैं। और चुनाव की फिर जब तक मूवमेंट बनेगा तब तक में अगर ये पोजीशन रहेगी तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी सर्वाइव कर पाएगी। तो इसलिए मैं पॉइंट जेन्युइन पॉइंट है कि अगर नरेंद्र मोदी जी विफल हो जाते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव बाय डिफॉल्ट हार चुकी है लड़ने से पहले ही। और ठीक है। शायद एक उनका एक लक्ष्य भी पूरा हो जाए इसी बहाने कि वो सोचते हैं कि योगी आदित्यनाथ को हराए बिना हटाने का कोई जरिया नहीं उनके पास, इसलिए ये भी अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। ये भी असंभव है, कोई बड़ी बात नहीं। अमित जी, इस वक्त यूपी की सियासत किस तरीके से देखते हैं और आगे आने वाले दिनों में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, यूपी में जो सियासत चल रही है उसमें सबसे बड़ी चीज है कि अखिलेश यादव जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। चाहे हम नीट परीक्षा की बात करें, चाहे हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें, चाहे हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें। जिस तरह प्राथमिक विद्यालय के ऊपर लगातार जो है काम किया गया, लेकिन काम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सरकारें बहुत बड़े बड़े दावे कर रही हैं, हजारों करोड़ रुपए के पैकेजेस जारी हुए स्कूलों को रिनोवेशन कराने के लिए, लेकिन वो रिनोवेशन हुआ कहाँ? रिनोवेशन वहीं के वहीं है, टीचर्स वहीं के वहीं हैं, हालत वैसी की वैसी खस्ता पड़ी हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, हर मुद्दे पे सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। और सिर्फ हिंदू मुस्लिम एक एंगल है, सिर्फ महिलाओं को एक सम्मानजनक धनराशि का प्रलोभन देके वोट को खरीदा जाना, ये गलत है। ये सरकारें हर जगह बन रही हैं, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में हर तरीके से जीत रही है। चाहे हम अभी भी लेटेस्ट जो एग्जाम्पल है हम बंगाल का ले रहे हैं, वहां पे भी यही चीज आपको कहीं ना कहीं देखने को मिली। बहुत सारे रणनीति होती है भारतीय जनता पार्टी की, हमेशा चुनाव मोड में रहती है, हमेशा उनके नेता पूरे 22 के 22 प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है जाके एक पर्टिकुलर क्षेत्र में लग जाते हैं। केरला में क्या हुआ किसी ने नहीं पूछा, कर्नाटक में क्या होने वाला वहां किसी ने नहीं पूछा, अब तमिलनाडु में क्या हुआ किसी ने नहीं पूछा। लेकिन जहां पे एक जगह बीजेपी जीत जाती है उसका महिमा मंडन जो है हर तरीके से किया जाता है। जहां हार जाती है उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, उस पर क्या जो मुद्दे रहे जिसकी वजह से हार गई, वहां क्यों नहीं जीती, तमिलनाडु में क्यों सरकार नहीं बना पाई, केरला में क्यों सरकार नहीं बना पाई। दौरे तो बहुत डाले गए तमिलनाडु में, दौरे तो बहुत डाले गए आपके केरला में भी, लेकिन क्या हुआ, सरकारें बनी भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी। अब जो उदय की हम बात कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से शासन प्रशासन की व्यवस्था रही है, आपने देखा होगा आए दिन जो है सोसाइटीज में आग लग रही है। आज भी आपने देखा होगा नोएडा के सेक्टर 74 में जो है आईवीआई काउंटी में आग लग गई। जिस तरह से धुआं हो गए, 4 से 5 फ्लैट, सेकेंड्स में चीजें जो है होनी चाहिए थी, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, दमकल व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से होनी चाहिए थी, नहीं पहुंची। क्या नुकसान हुआ? दिल्ली में जिस तरह से प्रकरण हुआ, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? एमसीडी के नीचे जो है 6 बेड एंड ब्रेकफास्ट पे जो है होटल बनना था, वहां पे होटल बन गया वो 25 कमरों का। आप इस तरह से मुद्दे, जिस तरह से आपने देखा होगा विदेशी नागरिक, 16 विदेशी नागरिक, 17 विदेशी नागरिक मर गए, क्या जनता इनको नहीं देख रही है कि जब कोई घटना या... जी, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ उसी समय सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं यूपी में। जी, तो जो सीएनजी है, आज जो आम आदमी है स्वीटी जी, सबसे ज्यादा जो है गाड़ियां जो यूज करता है, चाहे हम ओला उबर की बात करें, चाहे हम घरेलू जो लोग हैं, चाहे मिडिल क्लास फैमिली है, सबसे ज्यादा सीएनजी गाड़ियां यूज करती है। क्या उनके ऊपर उनके चूल्हे पे उसका असर नहीं पड़ रहा है? लगातार आपने देखा होगा जिस तरह से गैस की किल्लत थी, बहुत सारे बड़े बड़े होटल जो है डीजल भट्टियों पे आ गए, अब डीजल भट्टी भी डीजल महंगा हो गया है। तो जिस तरह से लगातार जो है... भारती जी, क्या लगता है, इतने सवाल तो लगातार आप पे दागे जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता मुझे सवाल पूछने की जरूरत है, इन्हीं का जवाब दे दीजिए। देखिए, सरकार निश्चित तौर पर हर पहलू पर काम कर रही है। और जहां तक कि दाम बढ़ने की बात है, तो मैंने पहले ही कहा कि दाम जो बढ़ने की प्रक्रिया है, ये निश्चित तौर पर जहां
व्यवस्था जिस तरह से पूरे विश्व की गड़बड़ाई है, तो भारत पर भी उसका असर है, उसको हम लोग नकार नहीं सकते किसी तरह से। हम लोग वो खाली वाहवाही नहीं करेंगे, नहीं सरकार बहुत अच्छा करेगी, लेकिन हम बहुत उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, सरकार उस पर कंट्रोल कर रही है। जितना कम से कम बर्डन जनता पर पड़े, इसकी भी चिंता सरकार कर रही है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस तरह से डर दिखाने का विपक्ष काम कर रहा है ना कि 5-6 महीने में बिल्कुल हाहाकार हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, 5-6 महीने मुझे लगता है कि 1-2 महीने बाद हम सारी चीजों को बिल्कुल पटरी पर लाकर खड़ा कर देंगे। और पूरा देश जानता भी बहुत अच्छे से सरकार के ऊपर विश्वास करता है। निश्चित तौर पर यह विपक्ष का क्या कर रहा है, एक तरह का नैरेटिव सेट कर रहा है कि 5-6 महीने में पूरी तरह से देश में एक तरह का वातावरण खड़ा हो जाए कि नहीं ना बिल्कुल सब खत्म होने वाला है। किसान, मुझे लगता है कि चाहे अमित जी हो चाहे रमन जी हो, जब सब कुछ स्वस्थ चंगा भला हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवचंद भारती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश कटियार आपने भी अपना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और रोहन सिंह जी आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित तिवारी जी आपने भी अपना वक्त दिया, अपना पक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या कुछ और अंदर खेमे में पट रहा है, साफ तौर पे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, दिखती रही TV 100।